Assignment 8.1. Compute the speed of sound in seawater if its density is 1025 kg per meter cube and elastic modulus is 2.1 into 10 power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गिवन हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो गिवन है 1025, इलास्टिक मॉडुलस ई गिवन है, जितने भी होते हैं सॉलिड या लिक्विड उनकी इलास्टिसिटी की वैल्यूज़ होती हैं। तो पानी की हमें उन्होंने दी है, स्पीड ऑफ साउंड हमें क्या है मालूम करें। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें, ये सी वाटर है, इसके अंदर अगर एक साउंड जा रही है उसकी स्पीड वी मालूम करनी है, जबकि हमें डेंसिटी ऑफ सी वाटर गिवन है और इलास्टिक मॉडुलस ई गिवन है। तो स्पीड ऑफ साउंड मालूम करने का फार्मूला जिसमें इलास्टिसिटी और डेंसिटी यूज़ हो रहा है वो सबसे पहले न्यूटन ने हमें बताया था, और वो फार्मूला क्या था, v इक्वल टू अंडर द रूट ई ओवर डेंसिटी। बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है, इनके अंदर वैल्यूज़ डाल दें, 2.1 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 1025, इससे वैल्यू आएगी 2.05 इंटू 10⁶। इसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1431.3 मीटर पर सेकेंड। आंसर निकालने के बाद कॉन्सेप्चुअली सोचें कि आंसर ठीक निकला है या नहीं, क्योंकि एग्जाम में आंसर नहीं लिखा होता। लिहाजा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। वाटर में उससे फास्ट होती है बिकॉज लिक्विड में पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज होते हैं। बुक का आंसर 1430 है जो उन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा है। सो आवर आंसर इज करेक्ट। असाइनमेंट 8.2. How many beats are heard when two tuning forks of 256 Hz and 259 Hz are sounded together? देखें, जब दो ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसीज की नोट्स प्ले हों तो जो पीरियोडिक लाउडनेस ऑफ साउंड सुनने को मिलती है वो बीट्स कहलाती है। जैसे इस तस्वीर में आप देखें, ऊपर और नीचे वाली दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जब दोनों आपस में इकट्ठी प्ले होती हैं तो कभी कभार ऊंची आवाज़ एक सुनाई देगी, थोड़ी देर बाद एक और ऊंची आवाज़ गूंज सुनाई देगी, तो इनको कहा जाता है बीट्स। हमारे क्वेश्चन में दो फोक्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी है 259 हर्ट्ज और एक की है 256 हर्ट्ज। जब ये दोनों इकट्ठी प्ले की जाती हैं तो इसके नतीजे में जो बीट्स प्रोड्यूस होंगी वो कितनी होंगी, टोटल 3 होंगी। ये तो मुझे ज़ुबानी याद है, बहुत आसान सवाल है। गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक 2, नंबर ऑफ बीट्स n मालूम करनी है। सोल्यूशन इनका सिर्फ डिफरेंस होता है, याद रखें n मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि जब दो फोक्स प्ले करेंगे तो पॉजिटिव बीट आनी है। तो हम लोगों को चूंकि इसमें बताया नहीं गया था कौन सा 1 है कौन सा 2 है, जो बड़ा नंबर हो उसको फ्रीक्वेंसी 1 ले लेना है। तो डिफरेंस लेना है, n इज इक्वल टू f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 259 माइनस 256 इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज। ये है हमारी बीट फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ बीट्स 3। Assignment 8.3. A 40-gram string 2 meter in length vibrates in 3 loops. The tension in the string is 270 Newton. What is the wavelength and frequency? ये देख लें, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये दो साइडों पे क्लैम्प्ड है। इसका जो मास है स्ट्रिंग का वो है 40 ग्राम्स और जो इसकी लेंथ है वो है 2 मीटर्स। ये टेंशन है इन द स्ट्रिंग 270 न्यूटन्स और वेवलेंथ हमने मालूम करनी है और फ्रीक्वेंसी। तो इसको ज़रा पिक्चर को साइड पे कर लेते हैं, पहले गिवन नोट कर लेते हैं। मास ऑफ द स्ट्रिंग कैपिटल M से मैं लिख रहा हूँ 40 ग्राम, और अगर इसको केजीज़ में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे, 0.04 kg हो जाएगा। लेंथ हमें ऑलरेडी मीटर्स में गिवन है 2 मीटर्स। नंबर ऑफ लूप्स n इज इक्वल टू 3, टेंशन T 270 न्यूटन, वेवलेंथ मालूम करनी है हमने और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। और चूंकि 3 लूप्स बन रहे हैं इसलिए हमें पता है कि थर्ड हार्मोनिक है, इसलिए साथ में छोटा छोटा लेमडा भी मैंने लिख दिया। लेमडा के साथ मैंने 3 और f के साथ भी 3 लिख दिया, लेकिन नॉर्मली जब मैं पढ़ूंगा तो मैं लेमडा ही बोला करूँगा, 3 बोलना मुझे मज़ा नहीं आता, पसंद नहीं है। और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में लेंथ मालूम हो तो लेमडा निकाल सकते हैं और लेमडा मालूम हो तो लेंथ निकाल सकते हैं, और ये रिलेशन आपको रट्टा लगे हुए होने चाहिए। बट लेट्स सी इट। लेंथ हमने देखनी है, तो ये देखें आप, पूरी एक वेव अंदर मूव कर रही है इस पूरी लेंथ के बीच में, और इसका कितना हिस्सा जो है एक वेवलेंथ बनता है। लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो हमने मेजर करनी है इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ। तो यह देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ है या एक लेमडा जिसको कह सकते हैं। तो लेमडा प्लस और कितना हिस्सा है यहाँ से आगे, अगर देखें पूरा यहाँ से यहाँ तक एक लेमडा है तो नोड टू नोड कितना होगा, लेमडा बाय 2 या हाफ लेमडा, तो ये वाला हिस्सा हाफ लेमडा होगा, यानी लेमडा प्लस लेमडा बाय 2, ये इसकी टोटल लेंथ बनती है। तो इसको कर लेते हैं 3/2 लेमडा या 3 लेमडा बाय 2 भी लिख सकते हैं। इससे हम लोगों ने अगर लेमडा निकाल लो तो वो क्या हो जाएगा, 2L/3 या
2/3L भी लिख सकते हैं इसको। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1.33 मीटर, यानी कि ये जो वेव की एक लेंथ है लेमडा, ये यहाँ से यहाँ तक ये है 1.33 मीटर। और देखने में नज़र आ रहा है कि हमारा आंसर ठीक भी होगा, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 2 मीटर, तो ये 1.33 नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमने जाना है फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी होती है v डिवाइडेड बाय लेमडा। अब v का क्या फार्मूला है, ये मैंने आपको स्पीड ऑफ साउंड में सिखाया था। वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग का फार्मूला होता है अंडर द रूट टेंशन इन द स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ द स्ट्रिंग। अभी हमारा यही वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमें लेंथ भी गिवन है और मास भी गिवन है। बाज़ औक़ात लेंथ और मास इस तरह नहीं गिवन होते, आपको मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ आएगा, मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब है आपने छोटा स्मॉल m यूज़ करना है, और फिर इस मास पर यूनिट लेंथ, अगर लेंथ को मास के नीचे ले जाएंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी स्मॉल m, और ये हमारा फिर फार्मूला यूज़ होगा। इस वक्त चूंकि हमें लेंथ और मास अलग-अलग गिवन है, तो हमारा ये फार्मूला लगेगा v इज इक्वल टू अंडर द रूट t इंटू एल ओवर m। तो v पहले मेजर कर लेते हैं, अंडर द रूट t इंटू एल ओवर m। वैल्यूज़ डालते हैं, t की वैल्यू 270, l की 2, m की 0.04 इज इक्वल टू, इन तीनों को कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 13,500 अंडर द रूट, इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से 116.18 समथिंग मीटर्स था पर सेकेंड, तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 116.19 मीटर पर सेकेंड कर दिया। इस वैल्यूज़ को अंदर डालते हैं, v के अंदर 116.19 डिवाइडेड बाय लेमडा की 1.33, सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो 87.3 हर्ट्ज़ वैल्यू आ गई। और ये दोनों हमें रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे आंसर बुक के साथ मैच भी कर रहे हैं। Assignment 8.5. What length of closed pipe will produce a fundamental frequency of 256 Hz at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक क्लोज्ड पाइप है जिसका एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज्ड है, यानी कि एक और हरकत हुई हुई है। इस वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम F1 कहते हैं, और जो बाकी हार्मोनिक्स होते हैं उसको F3 और F5, क्योंकि ये ऑड अरेंजमेंट है। एक और अरेंजमेंट होती है जो इवन अरेंजमेंट हम कहते होते हैं, दोनों साइडें बराबर होती हैं, जैसे स्ट्रिंग क्लैम्प्ड बिटवीन टू एंड्स, इसकी दोनों साइडें क्लैम्प्ड हैं, तो ये एक इवन अरेंजमेंट है। इसके हार्मोनिक्स नॉर्मल F1 F2 F3 इस तरह चलते हैं। और अगर ओपन एंडेड पाइप हो तो इसके हार्मोनिक भी F1 F2 F3 इस तरह करके चलते होते हैं। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ, और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसी लेंथ की जो ट्यूब है उसके अंदर या इसकी जो पाइप है इसके अंदर डिफरेंट वेव्स की लेंथ्स देखें। तो इसकी लेंथ है क्या पाइप की L, और फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने गिवन है F1 इज इक्वल टू 256 हर्ट्ज 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है नोड, और जो बिल्कुल मीन पोजीशन के ऊपर होता है, और जो इसका एम्पलीट्यूड जहाँ पे मैक्सिमम होता है उसको कहते होते हैं एंटी नोड। तो सारी गेम इसके अंदर लेंथ्स और वेवलेंथ्स की इसी नोड और एंटी नोड से बच्चों को समझ आती है। अब इस क्लोज्ड पाइप को देखें, इसके अंदर आपकी दो नोड्स आ रहे हैं, और यहाँ पे एंटी नोड है, और यहाँ पे भी एंटी नोड है। इस पाइप को देखें, इसके अंदर आपके 3 नोड्स आ रहे हैं और 3 डिफरेंट एंटी नोड्स आ रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एक वेव चलाते हैं, यहाँ से वेव आई इधर तक, एक वेव कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब मैंने यहाँ से आपको क्यों क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ से क्यों नहीं, ताकि कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो। तो इसकी जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये एक लेमडा है, एक वेव लेंथ। तो यहाँ से एक याद करने या नोट्स बनाने की चीज़ ये है कि 2 लूप्स, एक लूप ये और एक लूप ये, जहाँ पे 2 लूप्स इकट्ठे हो जाएं तो वो मिलके एक वेव लेंथ बनाते हैं लेमडा। इसका क्या मतलब हुआ कि नोड टू नोड का फासला कितना होगा, लेमडा बाय 2। ये दूसरा आपने पॉइंट याद कर लेना है। इस तरह के सारे सवाल आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। और इसको आगे चलाते हैं फर्दर अपनी वेव को, तो ये कितना हिस्सा हुआ है, लेमडा बाय 4, क्योंकि ये यहाँ पे नोड टू एनोड है। तो तीसरी पॉइंट जो याद रखने वाली है वो है नोड टू एनोड की जो लेंथ होती है वो होती है लेमडा बाय 4। तो इसकी लेंथ हमारी क्या है टोटल कंप्लीट इस पाइप की, लेमडा प्लस लेमडा बाय 4, तो ये बन जाता है 5/4 लेमडा या 5 लेमडा बाय 4। इससे हम लोग बाद में लेमडा भी निकाल सकते हैं 4L/5। इसकी तरफ चलते हैं, इसके अंदर नोड टू नोड एक
हमारी वेव यहाँ तक आई, अभी कंप्लीट नहीं हुई वेव, और ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नोड टू नोड लेंथ होती है λ/2। मज़ीद इस वेव को आगे चलाते हैं, नोड टू एनोड कितनी होती है λ/4। तो यहाँ पे हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी इस क्लोज पाइप की, लेंथ इज इक्वल टू λ/2 प्लस λ/4 इज इक्वल टू 3/4 लैम्डा, या 3 λ/4 भी इसको पढ़ते होते हैं। अब हम अपने पार्ट की तरफ आ जाते हैं क्वेश्चन के। ये देखें, यहाँ से वेव चली और नोड टू एनोड आई, और नोड टू एनोड हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि कितना इसकी लेंथ होती है λ/4। तो लेंथ इज इक्वल टू λ/4। यहाँ से अगर हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू निकालनी हो इस केस में तो हो जाएगी 4L, या 4 टाइम्स द लेंथ। यहाँ से निकालनी हो लैम्डा की वैल्यू तो 4L/3, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी हो तो 4L/5। आपको थोड़ी सी अरेंजमेंट नज़र आ रही होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/1, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/5। और हमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मालूम होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/λ, स्पीड डिवाइडेड बाय वेव लेंथ। तो जिस भी किस्म की आपको ट्यूब मिले या क्लोज पाइप मिले और उसके अंदर आपको वेव का बता दिया जाए कि किस किस्म की वेव है, तो आप फ्रीक्वेंसी उससे निकाल सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो लैम्डा निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड आपको पता ही है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अभी इस केस में हम लोगों ने F1 इज इक्वल टू V/बाई F1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। F1 इज इक्वल टू V/बाई 4L। ठीक है, आपको याद होगा जो क्लोज एंड वाले होते हैं उसके अंदर क्या होता था, जो या दोनों ओपन एंड जो पाइप्स होते थे, F1 इज इक्वल टू V/2L था, यहाँ पे V/4L है। अभी आगे चलते हैं, F इस वाले के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी V/λ। यहाँ पे लैम्डा क्या है 4L/3। तो /3 मैं नीचे नहीं लिख रहा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता होता है, वो हम ऊपर लिख लेते हैं 3 × V/4L। अब ये गौर से देखें, ये V/4L क्या चीज़ है, ये F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो इसकी जगह हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू 3F1, और इस थर्ड की वजह से क्योंकि ये थर्ड हार्मोनिक है तो F3 मैं लिख लेता हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी V/λ। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है 4L/5, तो 4L लिखा, और जो 4L के नीचे /5 था वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। और ये भी आप देख लें F इज इक्वल टू 5 टाइम्स F1 हो गया, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये 5th हार्मोनिक है। अब आपको टॉपिक की भी समझ आ गई होगी, और अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ फोकस करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, हमें क्लोज पाइप गिवन है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 256 हर्ट्ज गिवन है, टेम्परेचर T 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप L हमने मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, फार्मूला हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं V/4L। तो हम लोगों ने क्या इससे मालूम करना है, V की हमें रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, और वो मालूम होगी तो फिर हम L मालूम कर सकेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है V0 प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर। V0 क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये होगी 332 मीटर पर सेकेंड, प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय जो टेम्परेचर हमें गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 332 प्लस इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 344.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यूज़ को आगे डालने के लिए हम लोग के पहले L निकालते हैं। इस इक्वेशन से L अगर उधर ले जाएंगे तो F1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा L इज इक्वल टू V/4F1। L इज इक्वल टू V/4F1। अब ये V की वैल्यू डाली 344.2, नीचे 4 की वैल्यू, F1 की वैल्यू, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया 0.336 मीटर, मीटर्स में तो बहुत बड़ी है तो हम सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं, तो 33.6 सेंटीमीटर ये हमारी लेंथ है इस क्लोज्ड पाइप की। असाइनमेंट 8.6 पार्ट ए है, व्हाट फ्रीक्वेंसी इज रिसीव्ड बाय वुमन वाचिंग एन ऑन कमिंग एम्बुलेंस मूविंग एट 110 km/h and emitting steady 800 Hz sound from its siren. The speed of sound on this day is 345 मीटर पर सेकेंड। पार्ट बी है, व्हाट फ्रीक्वेंसी डज शी रिसीव आफ्टर द एम्बुलेंस हैज़ पास्ड। इस सवाल को समझने के लिए डॉपलर इफेक्ट की तस्वीर ज़रा समझें। ये एक स्टेशनरी साउंड सोर्स है, एम्बुलेंस है, जिसकी फ्रीक्वेंसी यूँ सर्कल्स में, कंसेंट्रिक सर्कल्स में आपको नज़र आ रही है, ये स्टेशनरी फ्रीक्वेंसी है। जब ये गाड़ी मूव करती है या साउंड सोर्स मूव करता है तो आगे की तरफ फ्रीक्वेंसी प्रेस हो रही होती है, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है, और पीछे की तरफ फ्रीक्वेंसी कम हो रही होती है, लोअर फ्रीक्वेंसी होती है। इस डायग्राम को समझने के बाद अभी हम अपनी डायग्राम बनाते हैं।
कि ये एक लेडी है, वुमन है, बंदी है, ये क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगी जब ये एक एम्बुलेंस को देख रही है जो कि आ रही है विद अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। एम्बुलेंस की स्पीड को हम लोगों ने नाम दे दिया, किताब में भी ए दिया हुआ है, ए फॉर एम्बुलेंस। और जिन क्वेश्चंस के अंदर ये बंदा या बंदी मूव करेंगे तो इनकी स्पीड को बी से डिनोट किया जाएगा। ये आपको याद रखने के लिए एक रेफरेंस भी है। तो ये जो है 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, एमिटिंग स्टेडी 800 हर्ट्ज साउंड फ्रॉम इट्स सायरन। तो स्पीड ऑफ साउंड इस दिन कितनी है, वो है 345 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल क्या है, व्हाट फ्रीक्वेंसी इज़ रिसीव्ड बाय अ वुमन, कि ये जो रिसीव करेगी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। अब ज़ाहिर है उसका रिलेशन हम लोगों ने निकालना है, तो वो रिलेशन किस चीज़ से निकलेगा। ये आई है एम्बुलेंस, और जैसे मैंने पिछली डायग्राम में दिखाया था इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ़। ठीक है, यानी कि ये इंक्रीज़ होनी है इसके मुकाबले में। इसका मतलब है यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो इस 1 से बड़ा होगा, तभी तो ये ज़्यादा इंक्रीज़ होएगी। अब इसके लिए आप लोगों को जुगाड़ वाला तरीका बताता हूँ ताकि आप लोगों को रट्टे लगाने में आसानी हो। ऊपर और नीचे दोनों पे वी लिख दें। अब देखें कि मूवमेंट कौन सी चीज़ कर रही है, एम्बुलेंस कर रही है इस क्वेश्चन में। अब इस डायग्राम से आपको हमेशा के लिए ये डॉपलर इफेक्ट याद रहेगा। देखें गाड़ी नीचे होती है, बंदा उसके ऊपर होता है। इस इक्वेशन में जो डैश के ऊपर वाला हिस्सा है वो बंदे से रिलेटेड है या बंदी से रिलेटेड है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो गाड़ी की मूवमेंट से रिलेटेड है या एम्बुलेंस के मूवमेंट से या साउंड सोर्स की मूवमेंट से। तो अभी हमारे केस में क्या चीज़ मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है। जब गाड़ी मूव करेगी तो डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, और जब बंदा मूव करेगा या बंदी मूव करेगी तो न्यूमरेटर चेंज करेगा। हमारे केस में निचला वाला हिस्सा, क्योंकि एम्बुलेंस मूव कर रही है तो डिनोमिनेटर में तब्दीली आएगी। और इसकी क्या स्पीड है, ए, तो ये हम लोग फार्मूले का ए लिख लेते हैं एम्बुलेंस का। अब इसका मैंने आपको शुरू में बताया कि अब तरी बात है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है जो इस औरत को नज़र आ रही है, तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो उसी सूरत में हो सकती है जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला नंबर छोटा हो। तो वी तो बराबर थे, अब वी में से ए को क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे कि ये छोटा हो जाए, माइनस करेंगे, वी माइनस ए करेंगे। और इससे क्या, ये ऐसी कंडीशन है जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2। ऐसा करने से ये वाला नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा और हमारी फ्रीक्वेंसी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है तो पिच इंक्रीज़ करती है। अब देखें जब ये आगे मूव कर जाती है एम्बुलेंस, तो अब ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो इस बंदी को नज़र आ रही है वो, उसको हम कह देते हैं एफ डबल डैश, और इसका भी रिलेशन इसी के साथ हम लोगों ने निकालना है एफ़ के साथ, और वही तरीका ऊपर नीचे वी और वी लिख दें। और ज़ाहिर बात है तब्दीली किधर आ रही है, एम्बुलेंस मूव कर रही है, बंदा या बंदी तो मूव नहीं कर रहे, तो निचले हिस्से में तब्दीली आएगी, वो ए की जिस स्पीड से ये जा रहा है वो लिख लें। अब देखें फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। इस एरिया में आप लोग देखें फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यानी अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी लेस होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 से छोटा होना चाहिए। और इसका मतलब है ये निचला पोर्शन जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से, तो इसलिए v प्लस ए हो जाएगा। और ये ऐसा हो जाएगा जैसे 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2, ये एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। तो ऐसा करने से यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 से छोटा आ जाएगा। रिजल्टेंटली वो जब f से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जो हम लोग रिसीव कर रहे होंगे या देख रहे होंगे वो कम आ जाएगी। अभी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है तो पिच डिक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, यानी असल में तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, साउंड वेव तो उसी तरह चल रही हैं। अपेरेंट चेंज, जो देखने में अपेरेंट चेंज हो रही है बज़ाहिर, इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड काज्ड बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर और बोथ इज़ कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। कि या तो ये साउंड की सोर्स चल रही हो या बंदा या बंदी चल रही हो या दोनों चल रहे हो, उस सूरत में जो अपेरेंट चेंज होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में उसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने दोनों पार्ट्स के लिए जो हमें इक्वेशन चाहिए थे वो ड्राइव कर लिए। गिवन क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ एम्बुलेंस ए इज़ इक्वल टू 110 किलोमीटर पर आवर, हमें पता है कि मीटर पर सेकंड में चाहिए होती है, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 1000, किलो की वैल्यू होती है 1000, और डिवाइडेड बाय 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30.6 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन हमारे पास गिवन है f इज़ इक्वल टू 800 हर्ट्ज़। स्पीड ऑफ साउंड v हमारे पास है 345 मीटर पर सेकेंड। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन एम्बुलेंस इज़ ऑन कमिंग, तो इसको हमने f कॉम्प्लीमेंट कह दिया है,
और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन एम्बुलेंस हैज़ पास्ड, तो वो एफ डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला एफ कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या है, वी डिवाइडेड बाय वी माइनस ए इंटू एफ। इनमें वैल्यूज डालें, 345 डिवाइडेड बाय 345 माइनस 30.6 मल्टीप्लाई बाय 800। इसको करेंगे 345, नीचे आएगा 345 माइनस 30.6 से 314.4 मल्टीप्लाई बाय 800। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 877.8 हर्ट्ज़, राउंड ऑफ करेंगे 878 हर्ट्ज़। इसी तरह एफ डबल कॉम्प्लीमेंट यानी कि व्हाट फ्रीक्वेंसी डज शी रिसीव आफ्टर द एम्बुलेंस हैज़ पास्ड इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी प्लस ए इंटू एफ। इसमें वैल्यूज डालेंगे 345 डिवाइडेड बाय 345 प्लस 30.6 इंटू 800 इज इक्वल टू 345 डिवाइडेड बाय 345 प्लस 30.6 से आ गया 375.6 मल्टीप्लाई बाय 800। कैलकुलेट किया 734.8 हर्ट्ज़, राउंड ऑफ कर लेंगे सो 735 हर्ट्ज़। तो ये दोनों हमारे आंसर बुक के साथ मैच कर रहे हैं।